हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। तो अपना इरिगेशन टॉपिक चल रहा है। इरिगेशन आज लगभग लगभग कंप्लीट कराएंगे अपन। आज अपना इरिगेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल अपन ने पढ़ा था मृदा जल के प्रकार। मृदा जल के प्रकार तीन होते हैं, जो कल मैंने बताया था। गुरुत्वाकर्षण जल और आर्द्रता ग्राही जल और केशिका जल। गुरुत्वाकर्षण बल कितने दाब पर उपस्थित हो वो मैंने आपको बताया था, -1/3 बार पर उपस्थित होता है। केसी का जल होता है -1/3 से -31 बार पर। और आर्द्रता ग्राही जल होता है -31 बार से अधिक दाब पर। तो अपन ने कल मृदा जल के प्रकार पढ़ लिए थे, तीनों मैंने आपको पढ़ाया था। अपन अब इससे आगे पढ़ेंगे अपन उपलब्धता जल के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर जल का वर्गीकरण। उपलब्धता के आधार पर जल दो प्रकार का होता है, प्राप्य जल, अप्राप्य जल। प्राप्य जल उपलब्ध जल बोला जाता है, अप्राप्य जल अनुपलब्ध जल बोला जाता है। प्राप्य जल जो होता है वो -1/3 बार से -15 बार पर उपस्थित होता है, के मध्य उपस्थित होता है। और यह फील्ड कैपेसिटी तथा पीडब्ल्यूपी स्थायी मिलान बिंदु उस पे भी प्राप्य जल उपस्थित होता है। अप्राप्य जल जो होता है, अनुपलब्ध जल जिसे अपन बोलते हैं, वो होता है -1/3 बार से अधिक दाब पर उपस्थित होता है। वह जल जो मृदा में -1/3 बार वायुमंडलीय दाब से अधिक पर उपस्थित हो, उसे अपन अनुपलब्ध जल या उपलब्ध जल, अनुपलब्ध जल कहा जाता है या अप्राप्य जल कहा जाता है। तो अपन आज जानेंगे मृदा जल के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर जल के प्रकार। अपना टॉपिक आज उपलब्धता के आधार पर जल का प्रकार। उपलब्ध का आधार पर जल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्राप्त जल, जिसे अपन उपलब्ध जल बोलते हैं। और दूसरा होता है अप्राप्य जल, जिसे अपन अनुपलब्ध जल बोलते हैं, जो पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। अभी अपन जल के प्रकार चल रहे हैं। मृदा के आधार पर अपन ने जल के प्रकार पढ़ लिए। अपन पढ़ रहे हैं उपलब्धता के आधार पर जल के प्रकार। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपन इनके एक के बारे में जानते हैं कि प्राप्त जल क्या होता है, अप्राप्य जल क्या होता है। तो अपन एक के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन फर्स्ट पढ़ते हैं प्राप्त जल। प्राप्त जल मृदा में -1/3 से -15 बार पर उपस्थित होता है। अपन इसकी डेफिनेशन लिख लो। वह जल जो मृदा में, वह जल जो मृदा में -1/3 से -15 बार वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है। मंडलीय दाब पर उपस्थित होता है, उसे प्राप्त जल बोलते हैं या उपलब्ध जल कहा जाता है। प्राप्त जल कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। प्राप्त जल क्या होता है? जो वायुमंडलीय, जो -1/3 से -15 वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है, उसे प्राप्त जल कहा जाता है। और इस जल के मध्य में एक, इसके अंदर एक क्रम भी आती है। इस जल के मध्य में एफसी फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता जिसे बोलते हैं, तथा पीडब्ल्यूपी स्थायी मिलान बिंदु के मध्य भी उपस्थित होता है। यह है जल, एक पॉइंट और लिख लो इसके अंदर, यह है जल क्षेत्र क्षमता एफसी जिसे अपन बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी एफसी तथा पीडब्ल्यूपी के मध्य भी उपस्थित होता है। पीडब्ल्यूपी स्थायी मिलान बिंदु
PWP PWP को अपन स्थायी मिलान बिंदु बोलते हैं। PWP के मध्य उपस्थित होता है, उसे प्राप्त जल कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे, इसके बारे में अपने को ध्यान रखने वाले जो मैंने आपको बता दी। अपन पढ़ेंगे अब अप्राप्त जल, अनुपलब्ध जल, जो कि -1/3 बार से अधिक वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है। तो इसके बारे में अपने को पढ़ेंगे अपन अप्राप्त जल, अनुपलब्ध जल क्या होते हैं। तो अपन अनुपलब्ध जल के बारे में भी देख लेते हैं, अनुपलब्ध जल क्या है, जो से अपन अप्राप्त जल बोलते हैं, उसके बारे में अपन जान लें थोड़ा बहुत। दूसरा आता है अप्राप्त जल। अनुपलब्ध जल, तो अनुपलब्ध जल मैंने आपको बताया -1/3 बार से अधिक वायुमंडलीय दाब पर वह जल, इसकी डेफिनेशन लिख लो अपन, वह जल जो -1/3 बार से अधिक वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है, उसे अप्राप्य जल कहा जाता है। अप्राप्य जल या अनुपलब्ध जल कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अप्राप्य जल क्या है? अप्राप्य जल वह जल जो -1/3 बार से अधिक वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है, उसे अप्राप्य जल या अनुपलब्ध जल भी कहा जाता है। तो ये अपन ने मृदा जल के प्रकार पढ़ लिए। कौन कौन से मृदा जल के प्रकार पहले अपन ने पढ़े थे मृदा के आधार पे, तो वो अपन ने पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण बल, आर्द्रता ग्राही बल और केशिका बल। जो मैंने आपको बताया आर्द्रता ग्राही किस कौन से जीवों को मिलता है, आर्द्रता ग्राही सूक्ष्म जीवों को मिलता है, केशिका जल पौधों को मिलता है, और गुरुत्वाकर्षण बल किसी को नहीं मिलता। तो ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जल जो मैंने बताया। अब अपन ने जल के प्रकार पढ़ लिए। अपन आते हैं एक स्पेशल पॉइंट करके अपन डालेंगे। इसके अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट है जो बहुत ही काम आने वाले हैं आपके। स्पेशल पॉइंट क्या है? स्पेशल पॉइंट करके देखते हैं अपन दाब। इसके अंदर कौन कौन से दाब है, कौन सी विधि के अंदर कितना दाब है। पहले वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि सर्वाधिक दाब सिंचाई में फव्वारा विधि के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी अपन स्पेशल पॉइंट करके यहाँ लिख लेते हैं। स्पेशल पॉइंट करके अपन लिखेंगे, तो अपन लिख लेंगे दाब, और इसको अपन देख लेते हैं कौन कौन सी विधियां जिनके अंदर दाब होता है। फव्वारा विधि और बूंद बूंद विधि। इनके अंदर कितना दाब होता है वो अपन जानेंगे। फव्वारा विधि के अंदर होता है 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बार। फव्वारा विधि के अंदर दाब होता है 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब से अधिक होता है। यहाँ पर बोल सकते हैं 0.5 से 10 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बार। और बूंद बूंद विधि है, उसके अंदर होता है 2.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बार से कम। दो दाब होते हैं, अपन ने देख लिया। अब अपन इनके बारे में लिखेंगे कि किसमें कितना होता है। इसमें होता है 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बार से अधिक। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.10 किलोग्राम, 0.0 से 10 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बार।
ये इसके अंदर दाब होता है और इसके अंदर होता है 2.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से बार से कम। ये इसके अंदर दाब रखा जाता है। तो फव्वारा विधि के अंदर 2.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक, इसके अंदर कम। और इसमें अपन अंतराल में देखें तो अंतराल में 0 से 10 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बार के बराबर इतना अपन दाब रखते हैं। अब इसमें नोट करके लिख लो, फव्वारा विधियों में अन्य विधियों की तुलना में सबसे अधिक दाब होता है। फव्वारा विधियों में अन्य विधियों की तुलना में सबसे अधिक दाब होता है, जो अपन नोट करके एक पॉइंट डाल दो इसमें। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं और इनसे अपन को 12th में बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा अपने को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार उठे, 12th में भी आए। और मेनली जेट और आईसीआर की तो बात करें, जेट और आईसीआर के लिए मैं बता दूं, जो भी लड़का जेट आईसीआर के लिए इच्छुक हो कि मुझे जेट आईसीआर की तैयारी करनी है, 12th के साथ मुझे जेट में सिलेक्शन लेना है, तो वो बंदा मेरे पास नंबर पे मैसेज करके हमसे सलाह ले। हम उनको बताएंगे तुम्हें किस ढंग से पढ़ना है और किस ढंग से नहीं पढ़ना। हम उनको पूरी जानकारी देंगे, जेट में क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक है, किस आधार से आपको सिलेक्शन लेना है, वो सब हम बताएंगे। अब स्पेशल करके लिखो, फव्वारा विधि में अन्य विधियों की तुलना में अधिक दाब उपयोग किया जाता है। फव्वारा विधि में अन्य विधियों की तुलना में अधिक दाब उपयोग किया जाता है। ये स्पेशल पॉइंट था, ये नोट लगा के लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बहुत बार जेट के अंदर तो काफी बार इससे क्वेश्चन आया, किस विधि के अंदर सबसे अधिक दाब उपस्थित होता है, तो फव्वारा विधि के अंदर अन्य विधियों की तुलना में अधिक दाब उपस्थित होता है। तो ये हो गया अपने को स्पेशल पॉइंट अपन ने बता दिए। अपन इनके बारे में जानेंगे। इससे आगे अपन क्या पढ़ेंगे, इससे आगे अपन पढ़ेंगे इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, पर्कुलेशन क्या होता है, सीपेज क्या होता है। तो वो मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा कि इनफिल्ट्रेशन क्या है, पर्कुलेशन क्या है और सीपेज क्या है। तो इनके बारे में भी अपन जानेंगे। तो अभी अपन देखते हैं, डायग्राम बना दूंगा आपके लिए इनफिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन और सीपेज के लिए। तो वो अपन बहुत अच्छे से कवर करेंगे सब टॉपिक, ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं जो कोई छोड़ेंगे। यहाँ पे अपन बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो अभी मैं एक डायग्राम बना लूं। ये अपनी मृदा परिच्छेदिका है। तो ये डायग्राम है। अब इसमें अपन इसमें है क्या इस डायग्राम के अंदर, और इसमें जो साल है वो रोटेट घूमेगा पर्कुलेशन के नीचे। तो ये जो है ये है मृदा सतह, ये तो मृदा सतह है, मृदा सतह। ये जो है ये पानी आ रहा, बरसात का पानी है। ये है इनफिल्ट्रेशन, ये है मृदा परिच्छेदिका, छेदिका। और ये जो हो रहा है इसके अंदर ये है पर्कुलेशन, और ये है सीपेज। सीपेज अपन मेनली जानते हैं पानी, बरसात का पानी जमीन के ऊपर आता है, जमीन के अंदर जाना
इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। पानी का जमीन के नीचे की ओर गति करना इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। और पानी का मृदा परिच्छेदिका तक जाना परकोलेशन कहलाता है। और मृदा परिच्छेदिका से पानी का नीचे की ओर जाना वो कहलाता है सीपेज। इसके लिए अपन लिख सकते हैं IPS, इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन, सीपेज। इसके लिए ट्रिक भी है IPS, जो एक अधिकारी पोस्ट होती है, बहुत शानदार ट्रिक अपने यहाँ यूज की गई है। IPS का मतलब है, I का मतलब है इन्फिल्ट्रेशन, P का मतलब परकोलेशन और C का मतलब है सीपेज। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? मृदा पानी का जमीन में प्रवेश करना, नीचे की ओर प्रवेश करना, मृदा परिच्छेदिका कहलाती वो सॉरी इन्फिल्ट्रेशन कहलाती है। जल का पानी की सतह से नीचे प्रवेश करना इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। और परकोलेशन क्या है? पानी का मृदा परिच्छेदिका में प्रवेश करना, परकोलेशन कहलाता है। और सीपेज क्या? मृदा परिच्छेदिका से पानी का जमीन के नीचे की ओर गति करना, सीपेज कहलाता है। तो इन तीनों की अपन डेफिनेशन लिखेंगे, कौन क्या होता है। तो अपन तीनों बार जानेंगे, मैंने छोटे डायग्राम के थ्रू आपको बता दी। अपन देखते हैं इन्फिल्ट्रेशन के क्या डेफिनेशन है, परकोलेशन की क्या है, इनमें क्या नहीं है, वो अपन अब जानेंगे। फिर ध्यान रखना IPS, I का मतलब इन्फिल्ट्रेशन, P का मतलब परकोलेशन, S का मतलब सीपेज। ध्यान रखना। अपन पढ़ेंगे इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन मैंने बताया, इन्फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रोमीटर से मापा जाता है। इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो इन्फिल्ट्रोमीटर से मापा जाता है। और इन्फिल्ट्रेशन में सर्वाधिक रेतीली मृदाओं, इन्फिल्ट्रेशन सर्वाधिक रेतीली मृदाओं होता है, क्योंकि रेतीली मृदाओं का रंध्रावकाश बड़े होते हैं, जिनके कारण पानी का सतह के नीचे हो जाना इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो इन्फिल्ट्रेशन के बारे में अपन लिखेंगे। इन्फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन है, जल का मृदा सतह से नीचे की ओर जाना, जल का मृदा सतह से नीचे की ओर जाना और गति करना इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। इन्फिल्ट्रेशन को इन्फिल्ट्रोमीटर से मापा जाता है। इन्फिल्ट्रेशन को इन्फिल्ट्रोमीटर, ये ध्यान रखना दोस्तों, इन्फिल्ट्रोमीटर क्या है? इन्फिल्ट्रेशन को मापने का यंत्र इन्फिल्ट्रोमीटर से मापा जाता है। और इन्फिल्ट्रेशन सर्वाधिक रेतीली मृदाओं में होता है, ये भी ध्यान रखना। इन्फिल्ट्रेशन सर्वाधिक रेतीली मृदाओं में होता है। फिल्ट्रेशन सर्वाधिक रेतीली मृदाओं में होता है। इन्फिल्ट्रेशन के बारे में अपन ने पढ़ लिया, पूरे पॉइंट लिख लिए। इन्फिल्ट्रेशन सर्वाधिक रेतीली मृदाओं में होता है, तो इसके लिए मृदाओं में क्रम भी लिख लेता हूं। रेतीली मृदाओं में सबसे अधिक, रेतीली मृदाओं में सबसे अधिक, दोमट मृदाओं में उससे कम, और चिकनी व काली मृदाओं में सबसे कम। क्योंकि चिकनी व काली मृदाओं में रंध्रावकाशों की संख्या, रंध्र छोटे होते हैं, जिसके कारण परकोलेशन कम होता है चिकनी या काली मृदाओं में। सर्वाधिक होता है रेतीली मृदाओं में, उससे कम होता है दोमट में, उससे कम होता है चिकनी या काली में। क्योंकि रेतीली मृदाओं में रंध्रावकाश बड़े होते हैं, आकार बड़ा होता है, जिसके कारण इन्फिल्ट्रेशन अधिक होता है। दोमट मृदा में आकार मध्यम होता है, जिसके कारण मीडियम इन्फिल्ट्रेशन होता है। और चिकनी मृदाओं में सर्वाधिक छोटे रंध्रावकाश होने के कारण उनमें इन्फिल्ट्रेशन बहुत ही कम होता है। तो ये अपन ने क्रम पढ़ा था इन्फिल्ट्रेशन के बारे में।
अब अपन आगे पढ़ेंगे परकोलेशन। परकोलेशन क्या है? मृदा परिच्छेदिका से पानी का नीचे की ओर गति करना परकोलेशन कहलाता है। और परकोलेशन की दर लाइसीमीटर से मापी जाती है। इनफिल्ट्रेशन को अपन इनफिल्ट्रोमीटर से मापते हैं, परकोलेशन को लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। और परकोलेशन मुख्यतः संतप्त मृदाओं में अधिक होता है। परकोलेशन जो होता है संतप्त मृदाओं में अधिक होता है। मृदाएं दो प्रकार की होती है, संतृप्त, असंतृप्त। तो संतृप्त क्या, जिनमें हम संतप्त मृदा अपन आगे चैप्टर आएगा अपन मृदा, उसके अंदर अपन बहुत अच्छे से जानेंगे। तो अपने को अभी बस इतना ही ध्यान रखना है कि परकोलेशन जो है वो संतृप्त मृदाओं में अधिक होता है। तो इसके बारे में ये पॉइंट अपन लिखेंगे। अब इनफिल्ट्रेशन आप साथ के साथ ही नोट्स कवर करते जाएं, जिससे कि आपके नोट्स भी अच्छे बने। आपको ये नोट्स बहुत काम आएंगे, हर जगह आपको काम आएंगे। आईसीआर, जेड, बीएचयू, 11th 12th सब में ये नोट्स आएंगे। आप जिसकी भी तैयार करोगे, सुपरवाइजर की भी करोगे, सुपरवाइजर में भी ये टॉपिक है, तो आप नोट्सों को कवर करें, नोट्सों में पीछे ना रहें, साथ के साथ लिखते चलें। तो आपका भी टाइम खराब नहीं होगा और हमें पढ़ाने में मजा आएगा। आप जितने मतलब ज्यादा जुड़ोगे हमसे, उतना ही ज्यादा हमें पढ़ाने में मजा आएगा। तो गाइस, जितना भी हो सके आप इन वीडियो को शेयर करना और जितना भी हो सके अपने दोस्तों को बताना कि इस चैनल पे YouTube पे फ्री क्लासेस चलती हैं। तो आप जितना हो सके गाइस हेल्प करो, जितना हो सके आप दोस्तों को बताओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बहुत काम आने वाला चैनल है आपके। क्योंकि बेसिकली हमने खोला ही आपके लिए है। पैसे लेके तो हर कोई पढ़ाता है, बिना पैसे के कोई नहीं पढ़ाता। तो अपन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, बहुत जोर शोर से मेहनत करके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे परकोलेशन। इनफिल्ट्रेशन अपन ने पढ़ लिया था, परकोलेशन अपन पढ़ेंगे। परकोलेशन क्या है? परकोलेशन है मृदा परिच्छेदिका से जल का जमीन के नीचे की ओर गति करना, परकोलेशन कहलाता है। और परकोलेशन को लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। यह सर्वाधिक संतृप्त मृदाओं में होता है। तो अपन इसकी डेफिनेशन लेते हैं। मृदा परिच्छेदिका से जल का नीचे की ओर गति करना, परकोलेशन कहलाता है। परकोलेशन कहलाता है। आज अपन ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अपनी वैसे भी आज 4 क्लास हो जाएंगी इरिगेशन की। और इरिगेशन में मैंने ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं छोड़ा जो आपको नहीं पढ़ाया। बहुत ही अच्छे से मैंने आपके नोट्स बनवाए। तो गाइस, नोट्सों को बनाते रहें, हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताओ। तो अपन पढ़ेंगे परकोलेशन। मृदा परिच्छेदिका से जल का नीचे की ओर गति करना परकोलेशन कहलाता है। परकोलेशन को लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना, परकोलेशन दर को लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। परकोलेशन की दर को लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। और परकोलेशन सर्वाधिक संतृप्त मृदाओं में होता है। संतृप्त मृदाएं क्या होती हैं, अपन मृदा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से अपन कवर करेंगे। संतृप्त असंतृप्त क्या होती है? संतृप्त मृदाओं में अम्लों की मात्रा अधिक होती है और असंतृप्त मृदाओं में अम्लों की मात्रा कम होती है। तो संतृप्त मृदाओं में सबसे अधिक होता है परकोलेशन। संतृप्त मृदाओं में सर्वाधिक होता है। परकोलेशन के बारे में अपन पढ़ लिया। परकोलेशन क्या है? परकोलेशन मृदा परिच्छेदिका से जल का नीचे की ओर गति करना परकोलेशन कहलाता है। परकोलेशन की दर को लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और परकोलेशन संतप्त मृदाओं में सर्वाधिक होता है। परकोलेशन के बारे में अपन ने सभी चीजें पढ़ ली। संतप्त मृदाओं में अधिक होता है, लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है।
अब अपन पढ़ेंगे सीपेज। सीपेज क्या? मृदा में पानी का पार्श्व साइड की ओर गति करना। मैंने आपको बताया था ये ऐसे मृदा में पानी गति कर रहा है, ये होते पार्श्व साइड। मृदा में जल का पार्श्व साइड की ओर गति करना सीपेज कहलाता है। यह सीपेज नहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। नहरें जहां होती है वहां सीपेज सर्वाधिक होता है, क्योंकि नहरी क्षेत्रों में जो पानी की गति जो होती है वो पार्श्व साइड में होती है, आगे पीछे जाती रहती है। तो ये होती है सीपेज। सीपेज के बारे में अपन जानेंगे सीपेज क्या होता है। अपन सीपेज की डेफिनेशन लिखेंगे अभी। मुझे लग रहा है गाइस आप सबको मजा आ रहा होगा। क्लासेज अपनी लग रही हैं, 4 क्लासेज आज हो गई हैं। कल अपन नया टॉपिक चालू कर देंगे, आज अपने ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इरिगेशन। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं अगला टॉपिक कौन सा करें। आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि अगला टॉपिक अपन को पोषक तत्व स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पोषक तत्व बहुत वेटेज रखता है 11th में भी और जेट में भी और 12th के। सीपीएस तीसरा है। और एक बार मैं मेन्यू और देखूंगा 11th के लिए क्या, 12th के लिए क्या, फिर देखते हैं कोई कॉमन चैप्टर, जैसे इरिगेशन आपके लिए कॉमन चैप्टर था, ऐसा कोई चैप्टर मिल गया तो अपन वो शुरुआत करेंगे। अगर नहीं मिला तो फिर अपन कल से पोषक तत्व स्टार्ट करेंगे। आज अपना ये कंप्लीट हो जाएगा इरिगेशन। तो अपन पढ़ेंगे सीपेज। सीपेज है क्या? मृदा में पानी का पार्श्व साइड की ओर गति करना। पार्श्व साइड क्या? आगे पीछे की ओर गति करना पार्श्व साइड कहलाती है। और मृदा में पार्श्व साइड की ओर गति करना, मृदा में पानी का पार्श्व साइड की ओर गति करना सीपेज कहलाता है। पानी का पार्श्व साइड की ओर गति करना पार्श्व साइड की सीपेज कहलाता है। सीपेज क्या है? मृदा में पानी का पार्श्व साइड की ओर गति करना सीपेज कहलाता है। और सीपेज सर्वाधिक सीपेज नहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। नहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। सीपेज क्या है? नहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। पानी का पार्श्व साइड की ओर गति करना सीपेज कहलाता है और यह नहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। तो ये अपन ने पढ़ लिए थे क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, पर्कोलेशन क्या होता है और सीपेज क्या होता है, मैंने आपको बताया था। अब अपन पढ़ेंगे इससे आगे लीचिंग या निक्षालन। 1 मिनट गाइस। कंटिन्यू करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे लीचिंग। लीचिंग क्या होती है, निक्षालन क्या है, इसके बारे में जानेंगे अपन। निक्षालन नाम से पता चल रहा है पोषक तत्वों तथा लवणों का पानी के साथ मिलकर जड़ वाले क्षेत्रों में नीचे की ओर गति करना लीचिंग कहलाता है। लीचिंग निक्षालन जिसे अपन बोलते हैं। पानी का पोषक तत्वों तथा लवणों का पानी के साथ मिलकर के जड़ वाले क्षेत्र में, फसल के जड़ वाले क्षेत्र में जाना लीचिंग कहलाता है। और लीचिंग को अपन लाइसीमीटर से मापते हैं। तो लीचिंग ये होती है, लीचिंग के बारे में अपन लिखेंगे। कुछ टर्म्स आए जैसे लीचिंग है, रन ऑफ है, कोर है, तो इनके बारे में अपन जानेंगे क्योंकि ये भी वेटेज रखते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन उड़ते रहते हैं हमेशा। लीचिंग लीचिंग की डेफिनेशन क्या है? पोषक तत्वों तथा लवणों का पानी के साथ मिलकर जड़ क्षेत्र में नीचे की ओर गति करना लीचिंग कहलाता है। लीचिंग को लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। लीचिंग पोषक तत्वों में लवणों का
लवणों का जड़ क्षेत्र में नीचे की ओर गति करना, नीचे की ओर गति करना, गति करना लीचिंग कहलाता है। लीचिंग कहलाता है। पोषक तत्वों तथा लवणों का जड़ क्षेत्र में नीचे की ओर गति करना लीचिंग कहलाता है। लीचिंग को अपन लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। लीचिंग को लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। ये हुई लीचिंग। अब अगला आता अपना रन ऑफ। रन ऑफ क्या है? मृदा में बड़े तथा सूक्ष्म रंध्रों के भरने के बाद पानी का बहना या गति करना रन ऑफ कहलाता है। रन ऑफ क्या? मृदा में बड़े तथा सूक्ष्म रंध्रों का भरने के बाद पानी का बहना या गति करना रन ऑफ कहलाता है। ये कुछ टर्म्स आए तो अपन को ये भी ध्यान होना चाहिए। रन ऑफ, मृदा में छोटे तथा बड़े रंध्रों का भरने के बाद पानी का बहना या गति करना रन ऑफ कहलाता है। तो अपन लिखेंगे रन ऑफ, मृदा में बड़े रंध्रों का भरने के बाद जल का बहना या गति करना रन ऑफ कहलाता है। रन ऑफ क्या है? रन ऑफ मृदा में बड़े रंध्रों को भरने के बाद जल का बहना या गति करना रन ऑफ कहलाता है। लीचिंग बता दी। अब आएगा आता पलको। पलको क्या? फसल की बुवाई से पूर्व दिए जाने वाला पानी, जिसे अपन पलको बोलते हैं, जिसे अपन देसी भाषा में बौछार, जिसे अपन बोलते हैं बौछार चल रही है तो बौछार अपन उसको बोलते हैं, उसे अपन पलको कहते हैं। फसल बुवाई से पहले दिए जाने वाला पानी पलको कहलाता है, जिसे अपन ग्रामीण भाषाओं में अधिकतर यूज करते हैं बौछार। जो गेहूं की फसल, अधिकतर गेहूं की फसल बोने से पहले बौछार करते हैं तो वही होती है पलको। तो पलको की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। पलको फसल बुवाई से पहले दिए जाने वाला जल या दी जाने वाली सिंचाई पलको कहलाती है। फसल की बुआई से पहले दी जाने वाली सिंचाई पलको कहलाती है। पलको क्या है? फसल बुवाई से पहले दी जाने वाली सिंचाई पलको कहलाती है, जिसे अपन ग्रामीण भाषा में बौछार बोलते हैं। अब दूसरा आता है, एक टर्म और आता है कोर। फसल की बुवाई के बाद प्रथम सिंचाई की जाती है, उसे अपन कोर कहा जाता है, जिसे अपन ग्रामीण भाषा में कोहरा भी बोलते हैं। कोहरा जो कि गेहूं की फसल में यूज करते हैं। फसल बुवाई के बाद दी जाने वाली प्रथम सिंचाई को कोर कहा जाता है, जिसे अपन ग्रामीण भाषा में कोहरा भी बोलते हैं। तो ये भी एक टर्म है कोर। तो कोर की डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। फसल बुवाई के बाद दी जाने वाली प्रथम सिंचाई दी जाने वाली प्रथम सिंचाई
कोर कहलाती है। प्रथम सिंचाई कोर कहलाती है, कोर कहलाती है, जिसे अपन कोहरा भी बोलते हैं, ग्रामीण भाषा में कोहरा यूज करते हैं। तो ये हो गई कोर। अब अपन जानेंगे क्षेत्र क्षमता। अपना आया था एफसी और फिर अपना आया था प्राप्त जल में एफसी और पीडब्ल्यूपी। तो अपन क्षेत्र क्षमता के बारे में जानेंगे। क्षेत्र क्षमता होती क्या है? यह है जल मृदा में -1/3 बार से कम वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है। एफसी क्या है? फील्ड कैपेसिटी, अपन क्षेत्र क्षमता बोलते हैं। यह मृदा में -1/3 बार से कम वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है, या इसको अपन लिख सकते हैं 0.1 से 0.3 बार या -1 बार या इसके बराबर। ठीक है गाइस, और अपन इसके बारे में कुछ बिंदु पढ़ेंगे। इस बिंदु में एफसी बिंदु पर जल सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है। क्षेत्र क्षमता पे जल जो होता है वो सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है, और सर्वाधिक एफसी काली व चिकनी मृदाओं में होती है। सबसे अधिक अगर अपन देखा जाए क्षेत्र क्षमता, जिसे अपन एफसी फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, वो सबसे अधिक काली या चिकनी मृदाओं में होती है। तो अपन इनके बारे में जानेंगे। क्षेत्र क्षमता क्या है, क्या एफसी है, कितने बार को उपस्थित होती है, कितने बार से रेशो में पूछे तो रेशो में क्या आएगा? तो रेशो में आएगा 0.1 से -0.1 से 0.3 बार पर उपस्थित होती है। ये क्षेत्र क्षमता। तो अपन इनके बारे में लिखेंगे क्षेत्र क्षमता क्या है। तो गाइस पल्को और लीचिंग अपन इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ये क्या होती है, इनकी डेफिनेशन अपन जान ली। लीचिंग को किसके द्वारा मापा जाता है? लीचिंग को लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। अपन आएगा क्षेत्र क्षमता, जिसे अपन एफसी फील्ड कैपेसिटी भी बोलते हैं। क्षेत्र क्षमता, जिसे एफसी फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। अपन पढ़ते हैं क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता क्या है, फील्ड कैपेसिटी क्या है? यह मृदा में -1/बार से कम वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होती है। क्षेत्र क्षमता जो होती है -1/3 बार से कम दाब पर उपस्थित होती है, और अगर रेशो में बात करें तो 0.1 से 0.3 बार। तो अपन इसके बारे में लिखेंगे यह मृदा में -1/3 बार वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होती है। 1/3 बार वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होती है, और अगर रेशो में इसका पूछा जाए तो रेशो में 0.1 से 0.3 बार। रेशो में पूछा जाए 0.1 से 0.3 बार या -1/3 बार या इसके से कम बार या -1/3 बार से कम। ये अपने को रेशो में याद रखनी है। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, कितने दाब पर उपस्थित होती है, तो मैंने बता दी। -1/3 बार वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होती है। रेशो में पूछे 0.1 से 0.3 बार पर, और या पूछे -1/3 बार या इससे कम दाब पर उपस्थित होती है। अब अपन जानेंगे इस बिंदु पर सूक्ष्म रंध्रों में, क्षेत्र क्षमता में सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है। क्षेत्र क्षमता में जो जल जो होता है वो सूक्ष्म रंध्रों में होता है। तो अपन लिखेंगे इस बिंदु पर जल सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है। इस बिंदु पर जल सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है। सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है। ये अपने को ध्यान रखना। क्षेत्र क्षमता के बारे में पॉइंट है कुछ। यह सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है, और सर्वाधिक क्षेत्र क्षमता काली तथा चिकनी मृदाओं में होती है। ये भी ध्यान रखना, सर्वाधिक क्षेत्र क्षमता एफसी जिसे अपन बोलते हैं वो चिकनी तथा काली मृदाओं में होती है। सर्वाधिक एफसी
चिकनी तथा काली मृदाओं में होती है। इसके लिए अपन वो भी लिखेंगे सर्वाधिक किस्म होती है, सबसे कम किस्म होती है, सबसे कम रेतीली मृदाओं में होती है और सर्वाधिक चिकनी तथा काली मृदाओं में होती है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि किसमें सर्वाधिक है, किसमें सबसे कम है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन ने देख लिया सबसे अधिक चिकनी तथा काली मृदाओं में होती है, कितने बार उपस्थित होती है। अब अपन देखेंगे इनके क्रम में, सर्वाधिक होते चिकनी तथा काली में, मध्यम होते दोमट में और सबसे कम होते रेतीली में। तो वो भी अपन लिखेंगे, वो भी अपन एक थोड़ा बनाएंगे इनके बारे में। तो क्वेश्चन के भी पुटअप कहीं से भी हो सकते हैं, अपन रिस्क नहीं ले सकते, अपने को पढ़ना सब है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो सर्वाधिक होती है काली तथा चिकनी, काली या चिकनी, और फिर इससे कम होती है दोमट और इससे कम होती है रेतीली। ये होता है क्रम सर्वाधिक चिकनी तथा काली में। और ये है पौधों की उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, जो एफसी जो होती है, पौधों को जो जल उपलब्ध होता है उसकी ऊपरी सीमा भी होती है। तो ये भी पॉइंट लिखना, यह है पौधों को उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, पौधों को उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है। होती है, ठीक है गाइस। तो ये होती है क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता एफसी जो -1/3 बार या इसके बराबर उपस्थित होती है। अगर रेशो में बात करें तो 0.1 से 0.3 बार पर उपस्थित होती है। और यह सर्वाधिक काली मृदाओं में होती है, ये क्रम है। और यह पौधों में उपलब्ध जल की सबसे ऊपरी सीमा होती है। अब अपन देखते हैं पीएच और पीएफ क्या होता है, किसने खोज की, क्यों की, तो इनके बारे में अपन को ध्यान रखना है। पीएच क्या होता है, पीएच स्केल पे कितने अंक तक उपस्थित होता है। तो अपन एक लिखेंगे पीएच की खोज और पीएफ की खोज, ये दो हैं जो सेम लगते हैं अपन को। तो अपन इनके बारे में जानेंगे, पीएच की खोज किसने की और पीएफ की खोज किसने की, और ये क्या है, कौन से सन में इनकी खोज हुई है। पीएच की खोज तो की थी दोस्तों सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में। पीएच की खोज की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में। और पीएफ की खोज की थी स्कोफिल्ड नामक वैज्ञानिक ने 1935 में की थी। पीएच की खोज तो की सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में, सोरेनसन 1909 में। और पीएफ की खोज की थी स्कोफिल्ड 1935 में। पीएच और पीएच की खोज की थी सोरेनसन ने और पीएफ की खोज की थी स्कोफिल्ड ने। पीएच की खोज की थी सोरेनसन ने 1909 में और पीएफ की खोज की थी स्कोफिल्ड ने 1935 में। तो अपने को ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन अपन जान लेते हैं पीएच स्केल पे। ये पीएच स्केल है, इस पर कितने अंक उपस्थित होते हैं वो अपन जान लेते हैं। ये 1, ये 0, ये 7, ये होती है अम्लीय, सॉरी 7, 14, ये होती है अम्लीय, ये होती है उदासीन 7 और ये होती है क्षारीय 7 से अधिक, क्षारीय 0 से 7 तक अम्लीय और 7 है तो उदासीन है और 14 है तो क्षारीय। तो ये होती है पीएच स्केल है। ये पीएच स्केल पे अंक स्थापित होते हैं। यह सब पीएच स्केल होता है। इसकी खोज की सोरेनसन ने 1909 में, पीएफ की खोज की थी स्कोफिल्ड ने 1935 में। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे
किस फसल के लिए कितनी क्षेत्र क्षमता की आवश्यकता, जल उपयोग दक्षता की आवश्यकता होती है। जल उपयोग दक्षता क्या है, जो पौधों को दिया जाने वाला जल है उसका जितना उपयोग कर लिया जाता है उसे अपन जल उपयोग दक्षता कहते हैं। तो किस पौधे को कितनी जल की आवश्यकता होती है वो अपन थोड़ा देख लेते हैं। जल उपयोग दक्षता, तो जल उपयोग दक्षता के लिए दो कॉलम बना लो, एक में लिखेंगे अपन फसल, एक साइड लिखेंगे अपन जल उपयोग दक्षता। रागी होती है, रागी एक फसल है जिसकी सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता होती है 13.4। रागी जो है जिसकी सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता होती है, और सबसे कम जल उपयोग दक्षता होती है धान की 3। धान की जो जल उपयोग दक्षता है जिसे अपन वाटर यूज एनर्जी बोलते हैं, जल उपयोग दक्षता बोलते हैं। इधर लिख लो फसल, इधर लिख लो जल उपयोग दक्षता। जिसे अपन WUE भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम बना लो आप, इसमें अपन लिखेंगे कौन सी फसल की कितनी जल उपयोग दक्षता है। तो सर्वाधिक मैंने आपको बता दी रागी की, गेहूं की होती है 12.6, मूंगफली की होती है 9.2, मक्का की होती है 8 और धान की होती है 3। तो सर्वाधिक अपन रागी की होती है 13.6 जल उपयोग दक्षता। रागी की होती है 13.4, और फिर उसके बाद में आता है गेहूं की होती है 12.6, गेहूं की होती है 12.6, और फिर उसके बाद में आता है मूंगफली की होती है 9.2, मूंगफली की होती है 9.2, और फिर उसके बाद में आती है मक्का की होती है 8, मक्का की होती है 8, और उसके बाद में आती है सबसे कम धान की होती है 3%। तो ये होती है जल उपयोग दक्षता। तो अपना 12th का बेस कंप्लीट है, 12th का चैप्टर कंप्लीट है। अब 11th में इसी चैप्टर में कुछ ऐड किया है, जिससे जल निकास इसमें ऐड किया हुआ है, सिंचाई में जल निकास की विधियां। तो अपन 12th तक तो कंप्लीट कर चुके हैं, अपन थोड़ा 11th का भी पढ़ ले। जल निकास एक अलग से टॉपिक है, तो अपन आज इसको पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो जल निकास के बारे में अपन पढ़ेंगे, जल निकास है क्या, जो कि 11th में है, 12th के अंदर नहीं है। 12th के अंदर सिर्फ इतना ही है जितना मेरे 12th तक कंप्लीट हो गया है टॉपिक। अब अपन पढ़ेंगे जल निकास। जल निकास है क्या, पहले तो बताओ। कृत्रिम रूप से सतह तथा अधो सतह द्वारा जल को बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। जल निकास क्या है, कृत्रिम रूप से जल को सतह तथा अधो सतह द्वारा बाहर निकालना क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है। और जल भराव के प्रति संवेदनशील फसलें कौन कौन सी हैं और प्रतिरोधी फसलें कौन सी हैं। जल भराव के प्रति संवेदनशील है तिल, मक्का, तंबाकू व दलहनी फसलें, और प्रतिरोधी फसल है धान। तो अपन जानेंगे जल भराव क्या है, और अपन जानेंगे कृषि जल निकास क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जल निकास के लाभ क्या है, जल निकास की हानि क्या है, जल निकास की विधियां कौन कौन सी है, वो अपन आज कवर कर लेंगे। आज अपने टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो अपन पढ़ेंगे जल निकास, जो कि 11th में है, 12th के अंदर नहीं है। 12th तक मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अपन 11th का पढ़ ले, 11th का भी आज हो जाएगा। जल निकास छोटा सा टॉपिक है, अपन इसको पढ़ लेते हैं। जल निकास क्या है, कृत्रिम रूप से सतह तथा अधो सतह द्वारा जल को बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। इसके अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। कृत्रिम रूप से जल को सतह तथा अधो सतह द्वारा सतह तथा अधो सतह द्वारा जल को बाहर निकालना, सतह द्वारा जल को बाहर निकालना जल निकास कहलाता है।
कृत्रिम रूप से जल को सतह तथा अधःसतहों द्वारा बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। अब जल निकास के प्रति संवेदनशील किस फसल कौन कौन सी है वो भी लिख लेते हैं अपन। जल निकास के प्रति संवेदनशील फसलें, संवेदनशील तो जानते ही होंगे आप, और प्रतिरोधी जानते ही होंगे आप। संवेदनशील फसलें वो है तिल, मक्का, मूंगफली और दलहनी फसलें, सभी दलहनी फसलें और दलहनी फसलें। जल निकास के प्रति संवेदनशील फसलें तिल, मक्का, मूंगफली, दलहनी फसलें। और जल निकास जल निकास में ये जल भराव है, सॉरी गाइस, जल भराव, जल भराव के प्रतिरोधी किस्में, प्रतिरोधी फसलें, फसल। तो जल भराव के प्रतिरोधी फसल एक ही है धान, ठीक है गाइस। जल भराव के प्रतिरोधी फसल लिख दिया अपना धान, संवेदनशील लिख दी तिल, मक्का, मूंगफली, दलहनी फसलें सब। अब अपन पढ़ेंगे आगे कृषि जल निकास क्या होता है, कितने लीटर कितना होता है। कृषि जल निकास एक ट्रम है, कृषि जल निकास के लिए एक ट्रम है 1.157 लीटर प्रति सेकंड। यह होता है कृषि जल निकास की एक इकाई दी गई है 1.157 लीटर प्रति सेकंड। यह कृषि जल निकास की एक इकाई दी गई है। किसी निश्चित स्थान पर 24 घंटे में निकाले गए अतिरिक्त जल को कृषि जल निकास कहा जाता है। किसी निश्चित क्षेत्र में 24 घंटे में निकाले गए अतिरिक्त जल को कृषि जल निकास कहा जाता है। तो अपन इसके भी बारे में पढ़ेंगे कृषि जल निकास क्या है। तो ये सब अपन लिख लो, बहुत काम आएगा बहुत, क्योंकि ये 11th के लिए। तो 11th में जो टॉपिक है वो जेट में भी ऐड हुए हैं काफी टॉपिक, तो जेट के अंदर भी आता है, ये आईसीआर में भी है अपने, और बीएचयू के अंदर है। तो आईसीआर के जेट एग्रीकल्चर की ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये टॉपिक नहीं आता, तो आपने को ध्यान होना चाहिए। अपन पढ़ते हैं कृषि जल निकास। कृषि जल निकास 1.157 लीटर प्रति सेकंड एक इकाई है कृषि जल निकास की। आज अपना टॉपिक कंप्लीट होगा 1.157 लीटर प्रति सेकंड। ये कृषि जल निकास की अपने को इकाई दी गई है, तो अपने को इकाई ध्यान होनी चाहिए। कृषि जल निकास क्या है, कृषि जल निकास 24 घंटे के अंदर किसी निश्चित स्थान या किसी खेत से 24 घंटे के अंदर निकाला गया अतिरिक्त जल कृषि जल निकास कहलाता है। डेफिनेशन है किसी खेत से 24 घंटे के अंदर निकाला गया अतिरिक्त जल कृषि जल निकास कहलाता है। कृषि जल निकास कहलाता है। कृषि जल निकास क्या, कृषि जल निकास की इकाई है, कृषि जल निकास की इकाई क्या 1.157 लीटर प्रति सेकंड। और कृषि जल निकास है क्या, किसी खेत से 24 घंटे के अंदर निकाला गया अतिरिक्त जल कृषि जल निकास कहलाता है।
तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए गाइस, क्योंकि ये बहुत शानदार टॉपिक है सिंचाई। आज अपन जो बहुत अच्छे तरीके से अपन ने पढ़ लिया है, तो आज अपन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, जल निकास के लाभ क्या हैं और जल निकास की हानि क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे अपन। तो ये डेफिनेशन थी कैसे जल निकास की। अब जल निकास के लाभ क्या और हानि क्या है, तो लाभ और हानि देखते थोड़ा अपने को जल निकास किन किन विधियों द्वारा निकलता है वो होते अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज अपना सिंचाई कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट में आपको पढ़ा के फिर आगे बढ़ेंगे अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से। तो अपन जानेंगे जल निकास के लाभ। जल निकास से लाभ क्या क्या है और जल निकास से हानि कौन कौन सी है वो अपन जानेंगे। जल निकास के लाभ है, वायु संचार अधिक होता है। जल निकालने से वायु का संचार अधिक होता है। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अधिक होती है। जल को बाहर निकालने पर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अधिक होती है। सामान्य पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। जल निकास से सामान्य पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है और मृदा की भौतिक तथा जैविक तथा रासायनिक दशा भी सुधर जाती है। जल निकास से मृदा की भौतिक, जैविक तथा रासायनिक दशा भी सुधर जाती है। तो ये जल निकास के लाभ है। अपन हानि के बारे में पढ़ेंगे, पहले अपन लाभ लिख लेते हैं। जल निकास के लाभ है, वायु संचार अधिक, या बढ़ जाता है। पोषक तत्वों की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। और नंबर 3 लाभ है, सूक्ष्म जीवों की विषाक्तता बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि, वायु संचार अधिक, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक, सूक्ष्म जीवों की उसमें वृद्धि। मृदा की रासायनिक, जैविक व भौतिक, मृदा की भौतिक रासायनिक तथा भौतिक दशा सुधर जाती है। दशा सुधर जाती है। तो ये अपने को लाभ है जो अपन ने लिख लिए। मृदा की भौतिक तथा रासायनिक दशा सुधर जाती है, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, वायु संचार अधिक होता है। ये होने वाले लाभ है जल निकास से। अब हम पढ़ेंगे जल निकास की हानि कौन कौन सी है वो अपन जान लेते हैं। जल निकास की हानि, जब ये चीज बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली हानियों में ये चीज कम होंगी। फिर भी अपन लिखेंगे क्या है हानि क्या क्या है। जल निकास की हानियां, जल निकास से हानि, ठीक है। जल निकास से कौन कौन सी हानि, वायु संचार कम होता है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम होती है, मृदा में भौतिक तथा रासायनिक दशा खराब हो जाती है, और Fe तथा Mn पोषक तत्व होते हैं, फेरस तथा मैंगनीज पोषक तत्वों की विषाक्तता बढ़ जाती है, और फास्फोरस पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है फास्फोरस से, और क्या बोले इसमें जिंक तथा कॉपर की उपलब्धता में कम हो जाती है। जिंक तथा कॉपर की उपलब्धता कम हो जाती है। तो अपन इसकी हानियां हैं, वायु संचार में कमी, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में कमी, और क्या है रासायनिक तथा भौतिक तथा रासायनिक व
जैविक दशा खराब हो जाती है। वायु संचार में कमी, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में कमी, भौतिक तथा रासायनिक जैविक दशा में खराब हो जाती है। और इसके अंदर Fe व मैग्नीज पोषक तत्वों की विषाक्तता बढ़ जाती है। Fe तथा Mn पोषक तत्वों की विषाक्तता बढ़ जाती है। Fe तथा Mn पोषक तत्वों की विषाक्तता बढ़ जाती है और फास्फोरस पोषक तत्व की विषाक्तता भी बढ़ जाती है। पोषक तत्व विषाक्तता बढ़ जाती है। और कॉपर तथा जिंक की विषाक्तता कम हो जाती है। पोषक तत्व कॉपर तथा जिंक की विषाक्तता कम हो जाती है। तो ये था, आपने पूरा पढ़ लिया। अब अपन एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, धान के खेत के अंदर सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? ये अपने को याद रख लें। तो गैस लिख लो आप ये सब। अपन एक क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। कॉपर तथा जिंक की विषाक्तता कम हो जाती है, इधर फास्फोरस पोषक तत्व की विषाक्तता बढ़ जाती है। ये लिख लेना गाइस, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, धान के खेत में सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत में सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है CO2, CH4, O2 सभी। गाइस क्वेश्चन है, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है सर्वाधिक? तो धान के खेत में आप बताओ कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत में सर्वाधिक मात्रा में मेथेन गैस निकलती है, CH4 इसका आंसर है। और एक क्वेश्चन आता है, जल भराव वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? वो क्वेश्चन में अपन देखी तो इसका आंसर था CH4। क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा आता रहता है। तो ये क्वेश्चन है, जल भराव वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? जल भराव वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? गैस निकलती है, ऑप्शन सेम है, पूरे यू की हुई। गाइस ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं कि जल भराव वाले क्षेत्रों में कौन सी निकलती है और धान के खेत में कौन सी निकलती है। धान के खेत में ध्यान रखना, धान के खेत में तो मीथेन निकलती है, CH4 जैसे अपन बोलते हैं, और जल भराव वाले क्षेत्रों में निकलती है CO2। ये चीज गाइस ध्यान रखने वाली बात है। अधिकतर लोग यही करके आते हैं कि धान के अंदर जल भराव अधिक होता है तो CO2 गैस, CH4 गैस निकलेगी, लेकिन ये गलत है। जल भराव वाले क्षेत्रों में CO2 निकलती है और धान के खेत में CH4 निकलती है। अब अपन पढ़ते हैं जल निकास की विधियां। जल निकास कितने प्रकार के होते हैं? जल निकास दो होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम जल निकास दो प्रकार के होते हैं,
सतह जल निकास, अधोसतह जल निकास। अब अपन जाने प्राकृतिक तो एक ही होता है सफेदा, जो एक पौधा होता है सफेदा जो कि सर्वाधिक जल का अवशोषण करता है सफेदा। जहां पे भी जल भरा हुआ है वहां सफेदा की खेती करते हैं, जो कि जड़ों के द्वारा सर्वाधिक जल का अवशोषण करता है सफेदा। तो गाइस ये चीज ध्यान रखनी है, प्राकृतिक रूप से तो ये की है सफेदे का उपयोग करके अपन जल निकास किया जा सकता है, क्योंकि सर्वाधिक जल निकास सफेदा सर्वाधिक जल का अवशोषण करता है। और प्राकृतिक और कृत्रिम, प्राकृतिक में बता दें कृत्रिम में सतह द्वारा, अधोसतह द्वारा। अब देखते हैं सतह द्वारा कौन कौन से और अधोसतह द्वारा कौन कौन से। सतह द्वारा होते हैं नालियां बनाकर, क्यारियां बनाकर, खेत में मेड़ बनाकर, रैंडम नालियां, क्यारियां और समांतर नाली। नालियां बनाकर नॉर्मली नालियां बनाते हैं, रैंडमली नाली बनाते हैं, समांतर नाली बनाते हैं। तो ये तो होती है सतह द्वारा। अधोसतह द्वारा होती है टाइलों द्वारा, ग्रेड द्वारा, जमीन के अंदर से पानी पाइपों द्वारा। तो जमीन के अंदर से पानी को बहाना, ये सब होते हैं अधोसतह में। तो अपन अब लिखेंगे तो वर्गीकरण भी देख लेते हैं अपन, सतह अधोसतह क्या है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, अपने दोस्तों को बताना, और सब अपन पढ़ेंगे। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, जल निकास की विधियां, कौन कौन से जल निकास की विधियां हैं। तो अपन पढ़ेंगे जल निकास। अपन इसमें पढ़ेंगे दो प्रकार का होता है जल निकास, एक होता है कृत्रिम, एक होता है प्राकृतिक। तो पहले अपन पढ़ेंगे कृत्रिम जल निकास और दूसरा है प्राकृतिक जल निकास। प्राकृतिक जल निकास वो आप देखें, कृत्रिम में दो होते हैं। कृत्रिम में होते सतह जल निकास और दूसरा होता अधोसतह जल निकास। अधोसतह जल निकास ये अपन जानेंगे। सतह प्राकृतिक जल निकास तो अपन को ध्यान रखना, सफेदा पौधे का उपयोग करके अपन प्राकृतिक जल निकास करते हैं। सफेदा पौधे को अपन यूक्लिफेरा भी बोलते हैं, यूक्लिफेटस। इसका बॉटनिकल नेम है यूक्लिफेटस। सफेदा का बॉटनिकल नेम है यूक्लिफेटस, जिसे अपन सफेदा बोलते हैं। और सतह विधि द्वारा नालियां बनाकर, रैंडम नाली बनाकर, और समांतर नाली बनाकर। नालियां बनाकर, रैंडम नाली बनाकर, समांतर नाली बनाकर, ये क्या नालियां बनाकर है। नाली जो होती है अपन खेत के अंदर नाली बनाते हैं, नॉर्मली अपन खेत के अंदर नाली बनाते हैं, एक या दो नाली अपन बना लेते हैं, वो होती है नालियां। रैंडम नाली क्या होती है, एक नाली बना दी, फिर थोड़ी जगह छोड़ दी, फिर दूसरी नाली बना दी, फिर थोड़ी जगह छोड़ दी, फिर तीसरी नाली बना दी, ये होती है रैंडम नाली। समांतर नाली क्या होती है, एक के बाद एक नालियां बनाकर, तो ये होती है नालियां। इनमें अपन को ज्यादा कुछ लिखना नहीं, बस इतना ध्यान रखना है जल निकास कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है, नालियां, रैंडम नालियां, समांतर नाली। अब अपन पढ़ेंगे अधोसतह विधि को, अपने को ध्यान रखना अधोसतह विधि भारत में उपयोग नहीं की जाती, ये विदेशों में उपयोग की जाती है। तो अपन इसमें नंबर फर्स्ट लेते हैं टाइलों द्वारा, जमीन के अंदर टाइलें लगा के, टाइलों द्वारा जल निकास, टाइलों के अंदर या फिर पाइपों द्वारा, जमीन के अंदर पाइपों का गाड़ देना, पाइपों द्वारा। और इसके अंदर एक आती है डबल मेन नालियों द्वारा। तो मतलब ये है अधोसतह विधि, डबल मेन नालियों द्वारा, मोल्ड नालियां,
तो ये स्पेशली भारत में यूज नहीं की जाती, लेकिन अपन को ध्यान रखना है इसके अंदर रॉबिन नालियां, ये अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। तो ये अपने को पूरा वर्गीकरण है, जल निकास का कृत्रिम हो गया, सतह द्वारा जल निकास, अधोसतह द्वारा जल निकास, सतह द्वारा नालियां बनाकर, रैंडम नालियां बनाकर, समांतर नालियां बनाकर, ये भारत में उपयोग की जाती है। ये पॉइंट लिख ही लो आप, भारत में उपयोग की जाती हैं, ये भारत में उपयोग नहीं की जाती। ठीक है गाइस, ये अपना कंप्लीट होता है। और अपन देखते हैं थोड़ा बहुत कि आगे भी कुछ है क्या नहीं है। तो अपना एक आता है सिंचाई प्रोजेक्ट। सिंचाई प्रोजेक्ट क्या है, लघु सिंचाई प्रोजेक्ट क्या है, मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट क्या है और दीर्घ सिंचाई प्रोजेक्ट क्या है। इसके अंदर इसके बारे में भी बताऊं। लघु सिंचाई प्रोजेक्ट तो 2000 हेक्टेयर से कम, और दीर्घ 2000 से 10,000 हेक्टेयर, 2000 से 10,000, मध्यम और दीर्घ 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जो होता है वो दीर्घ उसके अंदर आता। अपने को सिर्फ इनके बारे में ध्यान रखना है कि कौन सा लघु दीर्घ प्रोजेक्ट है, कौन सा मध्यम दीर्घ प्रोजेक्ट है और कौन सा दीर्घ प्रोजेक्ट है। अपन पढ़ते हैं उनके बारे में भी। बस आज अपना टॉपिक कंप्लीट है, लास्ट ही चल रहा है, ये जो भी है लास्ट है। अपने जल निकास पढ़ाई दिया पूरा। अपन पढ़ते हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट, सिंचाई प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं। सिंचाई प्रोजेक्ट, जल निकास प्रोजेक्ट भी बोलते हैं अपन इसको, सिंचाई प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर आता है नंबर 1 लघु प्रोजेक्ट, लघु सिंचाई प्रोजेक्ट, सिंचाई प्रोजेक्ट। और दूसरा आता मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट, मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट। और तीसरा आता दीर्घ सिंचाई प्रोजेक्ट। क्या है, लघु सिंचाई प्रोजेक्ट होता 2000 हेक्टेयर क्षेत्र, मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल, और दीर्घ प्रोजेक्ट 10,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र। ये क्या सिंचाई प्रोजेक्ट है, तो अपने को इतना ध्यान रखना है। आप अपन एक टर्म पढ़ते हैं मैक्रो वाटर, ये है नहीं वैसे अपने सिलेबस में, फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। मैक्रो वाटर शेड क्या होता है, माइक्रो वाटर शेड क्या होता है, मिनी वाटर शेड क्या होता है और मिनी वाटर शेड क्या होता है। मैक्रो जो होता है 1000 से 10,000 हेक्टेयर होता है, और माइक्रो जो होता है वो 100 हेक्टेयर होता है, 100 से 1000 हेक्टेयर होता है। और मिनी है वो होता है 10 से 100, और मिली है वो होता है 1 से 10। तो अपन ये भी लिख लें, एक बगल लिखो वाटर सेट, एक बगल लिखो क्षेत्रफल। ये हो गया अपने सिंचाई प्रोजेक्ट। अपन पढ़ते हैं आगे, वाटर सेट और क्षेत्रफल कितना क्या होता है। पहला होता है माइक्रो, पहला होता है मैक्रो, माइक्रो, मिनी और मिनी। तो वाटर सेट और क्षेत्रफल। तो पहला होता है मैक्रो वाटर सेट। दूसरा होता है माइक्रो, तीसरा होता है मिनी और चौथा होता है मिनी वाटर सेट। ठीक है, माइक्रो जो होता है तो होता है 1000 से 10,000 हेक्टेयर। मिनी जो होता है वो होता है 100 से 1000 हेक्टेयर। और मिनी जो माइक्रो होता है 100 से 1000, मिनी जो होता है वो होता है 10 से 100 हेक्टेयर। और जो मिनी जो होता है वो होता है 1 से 10 हेक्टेयर।
अपन आज सभी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं गाइस। अपना लेसन कंप्लीट होता है आज। इरिगेशन अपना लेसन आज कंप्लीट है। कल से अपन नया लेसन स्टार्ट करेंगे और आज शाम को हो सकता है आपको एनिमल हस्बेंड्री की क्लास मिल जाए, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री क्लास आज शाम को लेने की आस है कि आज शाम को एनिमल हस्बेंड्री क्लास लें। टाइम मिला तो जरूर। और नेक्स्ट क्लास आपको हॉर्टिकल्चर की नए सर जो अपने आए हैं अपनी ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर में, नए सर अभिषेक जोरिया जो कि जोधपुर से बिलोंग करते हैं। तो गाइस वो नेक्स्ट क्लास हॉर्टिकल्चर के लेंगे। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम इसी जगह। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना हम जोश और होश के साथ मेहनत करेंगे। और जो लड़का चाहते हैं कि हमें 11th 12th के साथ जेट में सिलेक्शन लेना है, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसको भी मैं बता दूं, मेनली अपन ने ये चैनल ग्रामीण परिवेश के लिए स्टार्ट किया है, क्योंकि अपन जानते हैं कि ग्रामीणों में कैसी शिक्षा मिलती है। मैं भी खुद एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो मुझे पता है कैसी शिक्षा मिलती है। अगर मुझे अच्छी शिक्षा मिली, इस वजह से मैं इस मुकाम पे हूं कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूं। जो मुझे आता है मैंने आपको सब बताया। और गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है गाइस, बाय। मिलते हैं अगली क्लास में।